नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज़। दिन भर की कुछ अहम और ख़ास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। गुजरात में 23 नवंबर से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार ने जारी की एसओपी। अभिभावक अपनी जिम्मेदारी पे छात्रों को स्कूल भेजेंगे, कहा शिक्षा मंत्री ने। दीपावली पर्व पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और सांसद का सेवा कार्य। रेलवे स्टेशन पर 180 कुली भाइयों को दी राशन किट। निमेटा वाटर प्लांट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। कांग्रेसी नगर सेवक चिराग जवेरी ने म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने आज एक अहम घोषणा की, जिसमें आने वाले 23 नवंबर से स्कूल खोले जा सकेंगे। गुजरात में स्कूलों की शुरुआत होगी। फिलहाल माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कक्षाएं खोली जाएगी, जिसके लिए आधिकारिक एसओपी भी जारी कर दी गई है। गुजरात में 23 नवंबर से स्कूलों को खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। फिलहाल कक्षा 9 से 12वीं तक के क्लास खोले जाएंगे। खास करके राज्य कक्षा के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने अभिभावकों की लिखित जिम्मेदारी पे छात्र पढ़ाई के लिए स्कूल परिसर में आ सकेंगे, ऐसी बात कही है। 23 नवंबर से स्कूलों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने एक एसओपी भी जारी की है, जिसके मुताबिक छात्र और अभिभावकों को क्या ध्यान रखने हैं, ये हम आपको बताते हैं। छात्रों को फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। वहीं 2 लोगों के बीच 6 फीट का अंतर ज़रूर रखना होगा। कहीं भी थूकना निषेध होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद को ही रखना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने होंगे। अगर आपको लगे कि हाथ साफ है, फिर भी हाथ धोने पड़ेंगे। ऑनलाइन शिक्षा को चालू रखा जाएगा। छात्र अपनी इच्छा से स्कूल आएंगे, जिसके लिए अभिभावकों को लिखित मंजूरी देनी होगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी और असेंबली पर प्रतिबंध होगा। क्लासरूम में अगर एसी है तो उसका तापमान 24 से 30 के बीच ही रखना होगा। एसी में ह्यूमिडिटी 40 से 70% ही रखनी होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर आई स्कूलों को ही खोला जाएगा। स्कूलों में आते छात्र, शिक्षक और स्टाफ को कंटेनमेंट जोन से दूर रहना होगा, वहां पे जाने से बचना होगा। शिक्षकों और कर्मियों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर स्कूल प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाए जाएंगे। सफाई के कामों से जुड़े कर्मियों को थर्मल गन, डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल, साबुन और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन देना होगा। पल्स ऑक्सीमीटर रखना ज़रूरी होगा, जिससे ऑक्सीजन का स्तर नापा जा सके। स्कूलों में कचरे के निकाल के लिए ज़रूरी व्यवस्था रखनी होगी। छात्र पढ़ाई में इस्तेमाल होती चीज़ें एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे। प्रैक्टिकल के समय में क्लासरूम के साइज के हिसाब से सीमित संख्या में प्रैक्टिकल छात्र कर पाएंगे। अब राज्य सरकार की एसओपी में स्कूल संचालकों को कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये हम आपको बताते हैं। छात्रों के अभ्यास के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट की व्यवस्था करनी होगी। क्लासरूम के बदले बाहर खुले में अभ्यास करवाया जाए, ये बेहतर होगा। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की व्यवस्था भी रखनी होगी। स्कूल खोले जाने से पहले कैंपस, क्लासरूम, लेबोरेटरी और बाथरूम को सैनिटाइज करना होगा। 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसलिंग के लिए स्कूल में आ पाएंगे। छात्रों के लिए कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस व्यवस्था रखनी होगी। एक लाइन में ज़मीन पर 6 फीट के अंतर में मार्किंग करने होंगे, जो स्कूल के अंदर भी होंगे और स्कूल के बाहर भी होंगे। इसी तरह आने वाले 23 नवंबर से 9 से 12वीं कक्षा तक के क्लास और स्कूलों को खोलने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है, पर ये कदम कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाली 23 नवंबर के बाद पता चलेगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज और सांसद रंजनबेन भट्ट के संयुक्त प्रयास से दीपावली पर्व पर आज बड़ौदा शहर के रेलवे स्टेशन पर एक सेवा कार्य किया गया, जिसमें बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर काम करते करीबन 180 कुली भाइयों को अनाज किट वितरित की गई। बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर दीपावली पर्व में कुली भाइयों को सहायता देने की पहल की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से सांसद रंजनबेन भट्ट की पहल से आज बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर काम करते करीबन 180 जितने कुली भाइयों को अनाज किट वितरित की गई थी। इस साल कोरोना महामारी के बीच कुली भाइयों की आमदनी पर सीधी असर हुई है। तब देश का बड़ा त्योहार दीपावली आ रहा है और इन सभी गरीब कुली भाइयों के घरों में त्योहारों के समय में खाने की किल्लत न हो, इस उद्देश्य से आज बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर यह सेवा कार्य किया गया था। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट समेत रेलवे की DRM और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी मौजूद रहे थे। आज 11 પણ છે, શુભ દીપાવલીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આપના માધ્યમથી વડોદરા લોકસભાના તમામ મતદારોને તેમના પરિવારજનો સાથે હું દીપાવલીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। નૂતન વર્ષાભિનંદન પણ પાઠવી રહી છું। સાથે સાથે આપણે બધા જ કોરોના મહામારીમાં દીપાવલી આપણા ઘરે રહીને પરિવાર સાથે મનાવી રહ્યા છે। આજે સ્પેશિયલ રેલવે સ્ટેશન પર જે કુલી ભાઈઓ છે, જે સામાન ઉઠાવવાનું આપણું કામ કરે છે, ટ્રેનમાં મુસાફરી કરીને આવતા મુસાફરોનો જે બેગ કે જે હોય તો એની ગાડી સુધી પહોંચાડવાનું કામ કુલી કરે છે। એવા કુલીને અત્યારે કોરોના મહામારીમાં ટ્રેન ચાલુ નથી એટલી બધી, એટલે એમને કોઈ રોજગારી મળતી નથી અને એના કારણે મને પોતાને એવું થયું કે આપણે બધા દિવાળી ઉજવીએ છીએ તો આ કુલી ભાઈઓને પણ પોતાના પરિવાર સાથે કંઈક રાશન આપવામાં આવે, જેનાથી એના પોતાની પણ દિવાળી સુધરે। અને એ કારણસર મેં રિલાયન્સને જાણ કરી અને રિલાયન્સમાંથી ધનરાજભાઈ નથવાણી તરફથી 180 કુલીને આજે રાશનની કીટ આપી છે। એમાં દાળ છે, ચોખા છે, લોટ છે, તેલ છે, પૌવા છે, ગોળ છે અને મીઠાઈ સાથે આજની આ કીટ આપવામાં આવી છે। હું રિલાયન્સના ધનરાજભાઈ અને અમારા ઝાલા સાહેબ અને એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આપણા વડોદરા રેલવેના DRM સાહેબ હંમેશા એક અધિકારી હોવા છતાં પોતાના નાનામાં નાના કર્મચારીની પણ તેઓ ચિંતા કરે છે અને તેમણે પણ એટલો જ સહયોગ આપીને બધા કુલીને બોલાવીને કુલી માટે આટલી ચિંતા બેન કરી રહ્યા છે, તો કુલીને બહુ સારું એમ કરીને એમણે પણ બધા કુલીને ભેગા કર્યા છે। તો DRM સાહેબ આપને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। રિલાયન્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। बड़ौदा शहर की अलौकिका अग्रवाल की ओर से दीपावली पर्व में खास तौर पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत दिव्यांगों को मदद करने का और उन्हें रोजगारी पहुंचाने का काम किया गया है। दिव्यांगों की ओर से दीपावली पर्व में जो मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं, उन्हें अलौकिका अग्रवाल बिक्री कर रही है, उन्हें बेच रही है। CVM यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में चलती ADIT कॉलेज की एक छात्रा ने इस दीपावली में वोकल फॉर लोकल के नारे को सार्थक किया है। ये है अलौकिका अग्रवाल, जो फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा है। अलौकिका ने इस दीपावली में चाइनीज चीज़ों के बहिष्कार के साथ दिव्यांगों को सहायता की पहल की है। दीपावली में दिव्यांगों की ओर से जो खूबसूरत दिए बनाए जा रहे हैं, उनके उपयोग के लिए अलौकिका इन दिनों लगातार कार्य कर रही है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत समेत दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर आगे बढ़ा जा सके। अलौकिका की इस पहल से दिव्यांगों को रोजगारी मिल रही है। तब ADIT के आचार्य समेत NSS के प्रोग्राम ऑफिसर मेहुल पटेल ने भी अलौकिका को शुभकामनाएं दी है। नमस्कार, मेरा नाम अलौकिका अग्रवाल है। मैं NSS वॉलंटियर हूँ फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ADIT से। हम चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं और उसकी जगह हम दिव्यांग भाइयों द्वारा बनाए गए दियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारा वोकल फॉर लोकल का मिशन भी काफ़ी हद तक पूरा होता है। हम हमारे ही आसपास में बने वस्तुओं का, दियों का और अन्य कई पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी सहायता मिलेगी। हम चाहते हैं कि आप भी वोकल फॉर लोकल अपनाएं और अपने आसपास बनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। इससे हमें, हमारे देश को, हमारे आस पड़ोस की हर चीज़ को सहायता मिलेगी।
बड़ौदा शहर में कार्यरत सरगम एकेडमी ने एक विश्व विक्रम प्रस्थापित किया है। बीते शरद पूनम को सरगम एकेडमी की ओर से वर्चुअल गरबा आयोजित किए गए थे, जिसमें देश विदेश के 250 से ज़्यादा गरबा रसिकों ने ऑनलाइन तरीके से गरबा परफॉर्म किए, जिसको लेकर विश्व विक्रम इंडिया की ओर से सरगम एकेडमी को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। संस्कार नगरी बड़ौदा ने पारंपरिक गरबा में एक और विश्व विक्रम प्रस्थापित किया है। बड़ौदा में कार्यरत सरगम एकेडमी की ओर से बीते शरद पूनम को ऑनलाइन ट्रेडिशनल गरबा आयोजित किए गए थे, जिसमें वर्चुअल तरीके से देश विदेश के 250 से ज़्यादा गरबा चाहकों ने पारंपरिक गरबा परफॉर्म किया था, जिसको लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से मोस्ट नंबर ऑफ पीपल परफॉर्म गरबा फ्रॉम मल्टीपल वेन्यू कैटेगरी में सरगम एकेडमी को विश्व विक्रम के सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। इस पूरे आयोजन और सफलता का श्रेय सरगम एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर प्रतीक उपाध्याय को जाता है। वहीं इसे सफल करने में तन्वी उपाध्याय, ध्रुव परमार, नेत्रा जोशी और आरोही परमार ने भी अपना योगदान दिया था। उन्हें भी मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज़। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कांग्रेसी नगर सेवक चिराग झवेरी ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पत्र लिखा, जिसमें नीमेटा वाटर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट जिस चेन्नई की कंपनी को दिया गया है, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की गई। नीमेटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कांग्रेसी नगर सेवक चिराग झवेरी ने की है। बीते कई समय से बड़ौदा शहर के कुछ विस्तार पानी की किल्लत और दूषित पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। तब पालिका ने 8 करोड़ 75 लाख की लागत से नीमेटा प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट चेन्नई की कंपनी को दिया है, पर यह कंपनी नीमेटा में काम करते अपने कर्मियों को वेतन भी नहीं देती है, जिससे बार बार ये कर्मी हड़ताल पर उतर जाते हैं, जिसका खामियाजा बड़ौदा की जनता को उठाना पड़ता है। तब कांग्रेसी नगर सेवक चिराग झवेरी ने म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। मैं कमिश्नर श्री અને તમામ સત્તાધારી પક્ષના હોદ્દેદારોને પત્ર લખ્યો છે કે નિમેટા વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનો જે O&Mનો ઇજારો આપવામાં આવ્યો છે 8 કરોડ 75 લાખ 5 વર્ષનો O&Mનો ઇજારો આપવામાં આવ્યો છે। અગાઉ વડોદરા શહેરના સૌ કોઈ લોકો જાણે છે કે વડોદરા શહેરમાં 11 મહિના સુધી ગંદુ પાણી અને ઓછું પાણીથી વડોદરા શહેરના 50% લોકો હેરાન થયા હતા અને એમના સ્વાસ્થ્ય જોડે પણ ચેડા થયા હતા। તેવા સમયે જે જૂનો ઇજારાદાર હતો એને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યો, એને સસ્પેન્ડ પણ કરવામાં આવ્યો અને એ પ્રશ્ન સોલ્વ કરવા માટે છેક ગુજરાત સરકારમાંથી પણ અધિકારીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા। અત્યારે દિવાળીના હિન્દુ ધર્મના ખૂબ અપવિત્ર તહેવારો ચાલી રહ્યા છે અને કાયમની આપણી પદ્ધતિ પ્રમાણે તમામ મહિલાઓ દિવાળીના સમયે પોતાના ઘરની સાફ સફાઈ કરતી હોય છે। એવા સમયની અંદર જે નવા ઇજારદાર આવ્યા છે VA ટેક વાબાગ, જે ચેન્નઈ મદ્રાસની કંપની છે, એને ઇજારો લીધો છે અને વાર્ષિક 5 વર્ષ માટે આ ઇજારો અપાયો છે 8 કરોડ 75 લાખમાં અને એ બિલકુલ ધ્યાન 3 ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પર આપતા નથી
અને વારંવાર એના કારણે હડતાલ પડે છે, નિયમિત કર્મચારીઓને પગાર ચૂકવવામાં નથી આવતો અને દિવાળીના સમયે પણ હડતાલ પડી ત્યારે અમે તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે આ ઇજારદાર કોઈ પણ અધિકારીને ગાંઠતો નથી, વારંવાર બોલાવવા છતાં મળવા અધિકારીનો આવતો નથી. ઓછામાં ઓછી 8 થી 9 વખત એને નોટિસ આપવામાં આવી છે. લગભગ 19 લાખ રૂપિયા જેટલો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ ઇજારદાર મનમાની કરી કોર્પોરેશન જેટલી આટલી મોટી સંસ્થાને બાનમાં લઈ અને એના દ્વારા વડોદરા શહેરના નાગરિકોને દિવાળીના ટાઈમે પણ પાણી માટે વલખા મારવાની પરિસ્થિતિમાં મૂકી રહ્યો છે. અને આટલી બધી જ્યારે મનમાની આ ઇજારદાર કરતો હોય ત્યારે બહુ સ્પષ્ટ વાત છે કે આવા ઇજારદારને બ્લેકલિસ્ટ કરવો જોઈએ. છેક ચેન્નઈથી ઇજારદારો લાવવાના, અહીં મળવા પણ ના આવે અને કોર્પોરેશનને ગાંઠે નહીં અને કોર્પોરેશનના દ્વારા લોકોના મોઢા પર તહેવારોમાં તમાચ મારે એવા ઇજારદારને પાઠ ભણાવવા માટે અને બીજા ઇજારદાર સુધરી જાય એના માટેનો દાખલો બેસે તેવી રીતે આ ઇજારદારને તાત્કાલિક બ્લેકલિસ્ટ કરવાની મેં માંગણી કરી છે. आम आदमी पार्टी ने आज बड़ौदा शहर में एक विशेष पत्रकार परिषद आयोजित की, जिसमें आम आदमी पार्टी आने वाले स्थानिक चुनाव में प्रजा के प्रश्नों के हल के लिए एक तीसरा विकल्प बन के सामने आएगी, ऐसी बात कही गई थी. आम आदमी पार्टी की ओर से आज एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें विधानसभा के उपचुनाव के 8 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें भाजपा ने अपने जीत का परचम लहराया है. तब आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों पर प्रहार किया और खरीद फरोख्त की राजनीति दोनों राजनीतिक पक्ष करते होने की बात कही. आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता किरण आचार्य ने बताया कि स्थानिक स्वराज के चुनाव में आम जनता को अपने प्रश्नों के हल के लिए एक नया विकल्प मिलने जा रहा है. आम आदमी पार्टी स्थानिक स्वराज के चुनाव के साथ बड़ौदा की राजनीति में सक्रिय होने जा रही है. तब स्थानिक स्वराज के चुनाव में क्या रहेगी मतदाताओं की प्रतिक्रिया, वो देखना होगा. આજે કાલે જે રિઝલ્ટ આવ્યું, પરિણામ આવ્યું જે ચૂંટણીનું 8 વિધાનસભાનું, તો મને એવું લાગે છે કે વિધાનસભા જે ચૂંટણી હતી એ જનતા માટેની ચૂંટણી નહોતી. એ ખાલી બંને રાજકીય પક્ષની અંગત ચૂંટણી હતી, જેમાં જનતાના કોઈ પ્રશ્નોને એ લોકોએ ઉઠાવ્યા નથી. ભ્રષ્ટાચાર હોય, બેરોજગારી હોય, શિક્ષણ હોય કે ખેડૂતના કોઈ પ્રશ્નો હોય, એ લોકોએ અંદર ચૂંટણી કરી છે. અને આ બંને મને એવું લાગે છે કે ખરીદ વેચાણ સંસ્થા છે, જેમાં ભાજપ ખરીદે છે અને કોંગ્રેસ વેચાય છે. પહેલાં તો જે મતદાર થવું જોઈતું હતું એ મતદાર જ તમે જોયું હશે કે 35% ખાલી મતદાર થયું છે ટોટલ મતદારમાંથી. એનો મતલબ એ થયો કે 35% લોકો બી કદાચ મજબૂરીમાં કે એક પક્ષ સત્તામાં છે એટલા માટે એ લોકોએ મત આપ્યા હશે. બાકી 65% લોકો નથી કોંગ્રેસ ઉપર ભરોસો કરતી કે નથી ભાજપની સત્તા ઉપર ભરોસો કરતી. એટલે આપણે એ જોવાનું રહ્યું કે 35% મતમાં બી હવે કદાચ ઈવીએમ મને નથી લાગતું, પણ મે બી કદાચ થયું હોય, કેમ કે બિહારમાં બી આપણે સાંભળ્યું કે જે રીતે ઈવીએમના ગોટાળા થયા છે અને જ્યાં સુધી ઈવીએમ છે ત્યાં સુધી બીજેપી છે. અમે જનતાની સાથે, અમે કોઈ પક્ષ નથી, અત્યારે અમે સત્તામાં નથી, અમને કદાચ આ લોકો હજી અપક્ષમાં પણ નથી ગણતા, પણ તો પણ અમે જનતાની વચ્ચે જઈને અને એના જે મુદ્દાઓ છે, એ લોકોની તકલીફો છે, એને સાથે અમે એની સમજી અને તકલીફોને અત્યારથી અમે લોકો દૂર કરી રહ્યા છે. અને અમારી સત્તા આવશે તો અમે આગળ આ જ રીતે અમે કામ કરીશું જે અત્યારે અમે શરૂઆત કરી છે. અમે આ પેટા ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર નહોતા ઊભા રાખવાના, પણ આવનારી જે સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી છે એમાં ફૂલ તૈયારી સાથે અને મજબૂતીથી આમ આદમી પાર્ટી આ ચૂંટણી લડી રહી છે. પેટા ચૂંટણીમાં લોકોનો પ્રતિસાદ અમને બહુ સારો મળી રહ્યો છે, જનતાનો, કેમ કે એમની પાસે હવે કોઈ બીજું ઓપ્શન નથી રહ્યું. એટલે આમ આદમી પાર્ટીમાં તમે જોયું હશે કે ગ્રામીણ વિસ્તારમાંથી બી લાખો લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. એના સિવાય વડોદરા શહેરમાં બી 45,000 લોકો તો ખાલી ઓનલાઈન જોડાયા છે અમારી સાથે. એટલે આખા ગુજરાતમાંથી લાખો લોકો, જેમ મારા જેવા લોકો બી સારા લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. ઇવન બીજેપી અને કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો બી કોંગ્રેસ અને બીજેપી છોડીને સારા લોકો જે ત્યાં કામ નથી કરી શકતા એ મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. તો અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે જનતા અમને સાથ આપશે અને અમે જનતા માટે કામ કરીશું અને આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં અમે બહુ સારું પરિણામ લઈને આવીશું. दीपावली पर्व में आमतौर पर लोग अपने घर की सजावट करते हैं और सजावट में आर्टिफिशियल फूलों का चलन कई सालों से देखा गया है. तब बाज़ारों में भी आर्टिफिशियल फूलों की खरीदारी में बढ़ोतरी नजर आई.
दीपावली का त्यौहार बस अब शुरू हो गया है, तब लोग अपने घरों को सजाने में जुट गए हैं। घरों को सजाने में आमतौर पर लोग कई उपाय करते हैं, तब आर्टिफिशियल फूलों से सजावट का ट्रेंड देखा गया है। बाज़ारों में ऐसे फूलों में कई तरह की वैरायटियां भी देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोग इससे ही घरों में सजावट करते हैं। तब कोरोना के बीच थोड़ी देर से ही सही पर बाज़ारों में रौनक लौटी है और लोग सजावट के लिए खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं। એક ખૂબ જ અઘરો સમય આખા ભારત દેશના નાગરિકોએ કાઢ્યો છે. લોકડાઉનનો પીરિયડ કે ઘરે બેસીને એ લોકો કંટાળી ગયા. વાત કરીએ આર્ટિફિશિયલ ફ્લાવર્સની તો ધીરે ધીરે આર્ટિફિશિયલ ફ્લાવર્સનો ટ્રેન્ડ વધતો ને વધતો જ જઈ રહ્યો છે. આમાં અવનવી વેરાયટીઓ આવી રહી છે, નવી નવી વસ્તુઓ આવી રહી છે અને ઘરને સુશોભિત કરવા માટે આપણે જે પણ ઘરમાં રહેતા હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ ઘરમાં રહેતું હશે તો એ એવું જ ઈચ્છે કે મારું ઘર ખૂબ જ સુંદર દેખાય, કે ત્યાં ઘરની અંદર બેસે તો એને ખૂબ રિલેક્સ ફીલ થાય, ખૂબ શાંતિ મળે. જેના કારણથી આ ફ્લાવર્સનું ડેકોરેશનનો ટ્રેન્ડ ખૂબ વધારે ચાલ્યો છે. અમુક લોકો તો આ ઘરની અંદર આખી બોર્ડર લાઇન ઉપર ફ્લાવર્સની સીલિંગની અંદર કરાવડાવે છે. બોન્ઝાઈ પોટ આવ્યા છે, હેંગિંગ વેલો આવી છે, આ પાછળ જોઈ રહ્યા છો. ફ્લાવર બંચીસ, વિવિધ પ્રકારના પોટો આવ્યા છે અને એને સુશોભિત કરવા માટે હવે તોરણો પણ અવનવી વેરાયટી એની અંદર પણ આવી છે. એટલે ખૂબ જ સુંદર વસ્તુઓ છે ને ગ્રાહક એકવાર આવે તો ભલે એમની લેવાની ઈચ્છા ના હોય તો પણ એ લઈને જ જાય. આ દિવાળી પર્વ છે. આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મની અંદર દિવાળી પર્વ એક એવો તહેવાર છે કે જેને આપણો હિન્દુ પરિવાર ધામધૂમથી જ મનાવશે. ભલે એની પાસે કદાચ જો એ તકલીફની અંદર હશે, પૈસા નહીં હોય તો કોઈ મિત્ર પાસેથી કે કોઈ ઓળખીતા પાસેથી ઉછીના લઈને પણ પોતાના પરિવારના દિવાળીની ઉજવણી કરશે. આ આપણો એવો તહેવાર છે. આ દિવાળીની હું આપ તમામને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આ કોરોના વાયરસની મહામારી આ દિવાળી દરમિયાન સંપૂર્ણપણે નાશ થાય. આપ સૌ સુરક્ષિત રહો, તંદુરસ્ત રહો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. बड़ौदा शहर के खानकाए रिफाया में 180वां उर्स मनाया जाने वाला है, पर इस वर्ष कोरोना महामारी और संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खानकाए रिफाया परिसर में ही इसे मनाया जाएगा, जिसको लेकर उर्स के जुलूस समेत के अन्य कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। बड़ौदा शहर के खानकाए रिफाया में इस वर्ष 180वां उर्स मनाया जाने वाला है, पर इस साल कोरोना महामारी के बीच उर्स को सादगी से मनाए जाने की बात हज़रत सैयद कमालुद्दीन बाबा की ओर से कही गई है। मुस्लिम समुदाय में उर्स की विशेष अहमियत होती है, पर इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खानकाए रिफाया परिसर में विशेष आयोजन होंगे, पर उर्स के जुलूस समेत के आयोजनों को स्थगित किया गया है। इस साल हज़रत शेख सैयदना फ़खरुद्दीन उर्फ अमीर मियाँ रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का 180वां उर्स शरीफ की रस्म मनाई जाएगी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए हमने ये मेला, ये उर्स मुलतवी रखा है, पोस्टपोन रखा है और तमाम जगह पे ऐलान ये किया है कि इस साल उर्स में कोई पब्लिक यहाँ न आए। और उर्स की 4 दिन की जो रस्में अदा की जाएंगी वो तमाम रस्में उर्स की अदा की जाएगी, लेकिन वो रस्में सज्जादा नशीन और उनकी औलाद और उनके खलीफा, चाऊश और मुख्तसर मुरीदेन मिलकर ये रस्म अदा करेंगे। तमाम पब्लिक को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है और 4 दिन ये मेला यहाँ मुख्तसर तौर पर, सादाई तौर पर यहाँ मनाया जाएगा। और सिर्फ मेला तो क्या, ये रस्म अदा करने के लिए ही ये लोगों को बुलाया गया है यहाँ और मुख्तसर लोगों को बुलाया गया है। तो इस साल ये मेला हमने मुख्तसर और सिंपल तौर पर और सादाई से हम मनाएंगे। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नज़र आज की खास खबरों पे। गुजरात में 23 नवंबर से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार ने जारी की एसओपी, अभिभावक अपनी जिम्मेदारी पे छात्रों को स्कूल भेजेंगे, कहा शिक्षा मंत्री ने।
दीपावली पर्व पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और सांसद का सेवा कार्य। रेलवे स्टेशन पर 180 कुली भाइयों को दी राशन किट। निमेटा वाटर प्लांट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। कांग्रेसी नगर सेवक चिराग जवेरी ने म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।